Good afternoon. Can you hear me? Can you hear me? Kajal, can you hear me? Monica, Yes, sir. can you hear me? Yes, sir. Voice is clear? Yes, sir. Okay, okay. Then let's get started. Okay, so we'll do a few numericals. We did a few last time also. आज कुछ और करेंगे, ठीक है? So there are two friends, A and B, standing on the deck of a moving ship that is moving with a constant velocity, and they are playing throw ball. Okay, both the friends are standing 20 meters apart in the direction of the ship movement. A person standing on the ground is making measurements. Okay, so he is not on the ship, he is somewhere on the ground. She notices that when A throws the ball, its velocity is 6 meters per second, and it takes 4 seconds to reach B. When B throws the ball, its velocity is 4 meters per second, and it still takes 4 seconds to reach it. Okay, so at what velocity is the ship moving is the question. Okay, क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया कि एक शिप जा रहा है. ओके, शिप है. ओके, इसका जो डेक है ऊपर, इस पे दो फ्रेंड्स खड़े. Okay, and they are throwing ball like this. They're throwing ball to and fro, and the observer is, let's say, standing here. Here is the observer. And the ship, let's say, is moving like this. Okay, out. Okay, let's say the ship is moving like this. Actually, in this, it is moving like this. It is not told yet. Okay, but I can tell you it's moving. Okay, and this is the person who's taking the observations. Okay, so how would we do this question? Anybody can tell me how to do this question? Anybody? वंशिका, Yes, आप sir. ट्राई करेंगे? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? See, it is not a very difficult question. पहले आप ये बताइए, क्वेश्चन समझ आ गया है ना आपको? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. इसको अप्रोच कैसे करेंगे? अगर पूरा सॉल्यूशन नहीं भी आता कोई बात नहीं, हम इसीलिए साथ में कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच कैसे करेंगे? क्या लगता है आपको? डायरेक्शन. अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता, स्ट्रेट लाइन मोशन है, राइट? तो डायरेक्शन तो अभी हमें नहीं पता है. हमें ये पता है कि ऑब्जर्वर ने कोई वो लिए है, और अगर ए से बी को हम पॉजिटिव लेंगे तो बी से ए को नेगेटिव ले सकते हैं, राइट?
उस तरह से कुछ सोच सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि ऑब्जर्वर सारे जो है रीडिंग्स ले रहा है, तो मान के चलते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन बाय ए को हम वी ए बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन बाय बी को वी बी बोल देते हैं, और वेलोसिटी ऑफ शिप को वी एस बोल देते हैं। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो हमें पता है 20 मीटर है, राइट। अब हमें जब इसने ए ने बॉल फेंकी बी की तरफ वी ए से, तो ऑब्जर्वर को वो कितनी वेलोसिटी लगेगी। हमने ये माना है कि वी ए इस डायरेक्शन में है, वी बी इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को वी फेंकी हुई बॉल कितनी स्पीड की लगेगी, क्योंकि पहले तो शिप ही उसकी तरफ आ रहा है वी एस से, ऊपर से इसने बॉल फेंक दी वी ए से, तो बॉल की ये वाली जो फ्लाइट है ये ऑब्जर्वर के लिए हो गई वी ए प्लस वी एस। ये हम बिना साइन के कर रहे हैं अभी सॉल्व, ठीक है। साइन इज बिल्ट इनटू आवर कैलकुलेशन, ठीक है। ये इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, ये है 6 मीटर पर सेकेंड। अब जब बी फेंकेगा तो वो उल्टी जाएगी शिप से, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जो वेलोसिटी है वो वी बी माइनस वी एस, उसको नेट वेलोसिटी दिखाई देगी बॉल की, और वो हमें पता है 4 है, राइट। अब हमें इतना इंफॉर्मेशन तो मिल गया। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, अब हमें ये पता है कि जो वी ए है उसको कितना सेकंड लगता है, सॉरी कहाँ है सेकंड की इंफॉर्मेशन थी ना, 4 सेकंड्स लगते हैं ए से बी तक जाने, और डिस्टेंस हमें पता है 20। तो वी ए कितना है, वी ए इज इक्वल टू 20/4 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वीबी में भी उसको कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड लगा पहुंचने में, तो 4 सेकेंड वो भी 5 मीटर पर सेकेंड है। आप इन इक्वेशंस से, sorry 3 and 4, right, from this you can directly put the value of VA here and we get VS is equal to 1 meter per second. Other information we don't even have to do a lot of calculation. We get the velocity of the ship as 1 meter per second. Understood? Understood? Anybody who didn't understand this? Okay, the same question, but we changed something here, right? What do we change? The ship is moving, they are 20 meters apart, same thing, okay? When A throws the ball, it still takes 4 seconds. That is also not changed. But when B throws the ball, it takes 5 seconds to reach A. पहले दोनों को ही 4 लग रहा था, लेकिन B जब बॉल फेंकता है तो A तक 5 सेकंड में पहुंचती है, यानी B जो है A के मुकाबले स्लोअर बॉल फेंकता है, ठीक है। At what velocity is the ship moving? At what velocity should the ball thrown by B appear to the observer on the ground? तो ये on what velocity is the ship moving, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, right?
what we had done was VA minus VS, sorry, VA plus VS is equal to 6 meter per second. ओके, और VA की हमें वैल्यू कैसे आएगी, 20/4 which is 5. So we still get VS is equal to 1 meter per second like we did in the previous question. Nothing new here. But now the question is कि B की फेंकी हुई बॉल ऑब्जर्वर को कितनी वेलोसिटी की लगेगी. तो अब पहले ये निकालते हैं कि VB है कितना ऑन द शिप. VB कितना है, वो 5 सेकेंड लगते हैं उसको 20 मीटर्स कवर करने में. सो 4 मीटर पर सेकेंड है. एंड in the diagram we drew, VB is opposite of VS, right? So what is going to happen to the observer? VB will look like VB minus VS, which is 4 minus 1 is equal to 3 meter per second. Understood? बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है डायरेक्शन वगैरह की वजह से. लेकिन आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए. अप्रोच क्लियर होगी तो हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, देखिए आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो मुझे पता नहीं चल रहा है. ये यहां तक समझ आया है आप सबको? कोई है जिसको थोड़ा भी डाउट है कहीं? बोलो फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, आई डिडंट हियर व्हाट यू से. अच्छा, कोई है जिसको समझ आ गया है? यस सर. समझ आया है ना? चलिए फिर थोड़ा सा हम उससे कठिन सवाल करते हैं. ठीक है, तो क्या है कि 2 कार्स हैं. ओके, there are 2 cars that are approaching each other. Okay, one car is moving with 18 km per hour while the other is moving with 27 km per hour. A bird starts moving from the first car. From this car's bonnet, one bird starts to fly. Okay, it's not a good drive of the bird, but it's okay. Okay, let's call this a bird. A bird starts flying. Okay, and the bird is moving with 36 km per hour. Okay, and the distance between the 2 cars is 36 km at this point. What is the total distance covered by the bird, right, till the 2 cars collide, right? तो ये बर्ड दोनों कार्स के बीच में टू एंड फ्रो, पहले यहाँ जाती है, यहाँ पहुंच जाती है, तो वापस इस तरफ आती है, और ये कार्स एक दूसरे की तरफ आती जा रही है टिल दे कोलाइड विद ईच अदर. ये बर्ड कितना डिस्टेंस उड़ चुकी है, राइट? और बाद में ये भी पूछा कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बर्ड फ्रॉम हियर टू वेयर एवर द कोलिजन हैपेंस, राइट? तो वो बाद में करेंगे. पहले ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड कैसे निकालेंगे, क्या अप्रोच? पहले तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ईच कार. हाँ, 45 किलोमीटर पर आवर. हाँ, ठीक है. v relative is equal to then टाइम निकालेंगे डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड.
time is equal to distance by velocity, which is 36 by 45. Okay, which is 4 by 5, right? सब डिस्टेंस निकालेंगे 36 मल्टीप्लाई 0.8 डिस्टेंस अब ये जो है ये टोटल टाइम है जो बर्ड फ्लाई करेगी, राइट? बिकॉज इतनी देर बाद ये कार्स कोलाइड हो जाएगी और हमें बर्ड की स्पीड पता है, तो एज यू सेड द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, which is equal to 36 into 4 by 5. Okay, which comes out to be 28.8 kilometers, right? So the bird will fly in total 28.8. Very good, very good, right? Because what can happen in such a question? This is a very simple question, but it can look very difficult because if you try to solve it by building a series, because people, if they don't use relative velocity, then they will have to first find that how much the bird travels in one segment, then in the second segment, which is a very, very difficult question to solve, right? But by using relative velocity, this becomes a very easy question. So what is the total displacement of the bird? Now, how would we find that? Distance तो निकाल लिया, displacement कैसे निकालेंगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बर्ड ने यहां से शुरू किया जहां कोलिजन हुआ, बस उतना ही डिस्प्लेस हुई है बर्ड, राइट? कोलिजन के लिए हम क्या करेंगे, कार ए का मूवमेंट हमें बस निकालना है, तो यानी कि कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, velocity of car 1 which is 18 into time which is 4 by 5 which will be 14.4, right, which is just half of this actually. Okay, so this was a this is a very classic question. I mean, this has existed for time immemorial. It's a very classic question. A man is standing on top of a building which is 100 meters high. He throws two balls vertically, one at t is equal to 0 and other after a time interval less than 2 seconds. जो time interval है वो 2 seconds से कम है. The later ball is thrown at a velocity of half the first. The vertical gap between the first and second ball is 15 meters at t is equal to 2 seconds. Okay. The gap is found to remain constant for the remaining part of the journey. Calculate the velocity with which the balls were thrown and the exact time interval between their throw. How will we do this question now? तो पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे. कौन सा डिस्टेंस? Which distance first we will try to find? Between the distance covered by the ball. Okay. Right? T is equal to 0. Okay. Okay. T is equal to, let's say, T1.
t इज इक्वल टू t1, ये t इक्वल टू 0, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है कि इन दोनों बॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन एट t इज इक्वल टू 2। और तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो गैप है ये हमेशा 15 मीटर ही रहेगा इसके बाद, राइट। तो अब हम डिस्टेंस जो आपने कहा है कैसे निकालेंगे? लेट करेंगे, टाइम इंटरवल लेट करेंगे x। टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहली चीज हमें इसमें क्या यूज करनी है, ये द गैप इज फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बॉल जो अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटी से फेंकी गई ऊपर की तरफ, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहे? ये कब हो सकता है? अगर उस चीज का आप आंसर कर देंगे तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि यही तो सबसे यूनिफॉर्म मोशन तो हो नहीं सकता, बिकॉज इट्स अंडर ग्रेविटी, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन फॉर श्योर, राइट। तो यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, एक्सेलरेटेड अंडर ग्रेविटी है मोशन। तो दो बॉल्स के बीच में हम एक चीज समझते हैं, अगर हमने दो बॉल्स को एक साथ फेंका एक ही वेलोसिटी से, राइट, तब तो वो हमेशा साथ रहेंगी, तब उनके बीच का डिस्टेंस 0 ही रहेगा, वो तो हमें समझ आता है। लेकिन हमने दो बॉल्स को अलग अलग समय फेंका, फिर भी वो उनके बीच का डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, ये कैसे संभव हुआ? यही इस क्वेश्चन का सार है। ये अगर आंसर कर दिया तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। एनी आइडियाज? अगर गलत भी है आपका गैस, आई डोंट केयर, बट यू शुड बी एबल टू गेस। आप कम से कम एक अप्रोच बोलिए, वो गलत है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी अप्रोच जो मैं सोच रहा हूँ उससे अच्छी हो, वो मुझे पता चलेगी जब आप बोलेंगे। They have the same velocity for all times after that 2 seconds. हाँ, वेरी गुड। अगर वो 2 सेकंड के बाद उनकी वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहे, राइट, तो वो उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा, राइट। तो ऐसा कब होगा कि उनकी वेलोसिटी सेम ही रहे? ऐसा तब होगा कि जब इनिशियली जब हमने मोशन शुरू किया उस समय सेम वेलोसिटी रहे, राइट। तो अब ये देखिए कि जब हमने दूसरी बॉल को फेंका तो किस वेलोसिटी से फेंका? द सेकंड बॉल, लुक एट दिस सेंटेंस, द सेकंड बॉल इज थ्रोन एट अ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट हाफ द फर्स्ट। द सेकंड बॉल किससे फेंकी गई? u/2 वेलोसिटी से। तो इस समय फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई होनी चाहिए ताकि ये कंडीशन मीट हो जाए? बताइए, जो आप बोल चुके हैं क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो पहली की दूसरे की u/2 है, तो पहली की क्या हो गई होनी चाहिए? u/2 हो गई होनी चाहिए तब तक, राइट। तो अब केवल हमें ये पता करना है कि पहली बॉल की वेलोसिटी u से u/2 कितनी देर में होगी, राइट। अब हम ये पता है कि उसकी जब वेलोसिटी u/2 हुई, ठीक है, तो वो कितनी देर में होगी, राइट। तो वो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? उनके बीच का गैप जो है वो 15 मीटर ही रहता है, हमेशा हमेशा ही 15 मीटर रहता है। S1 minus S2. हाँ, वो हमें ये पता है। देखिए जब हमने पहली बॉल, यहां मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, पहली बॉल फेंक दी उससे ऊपर, राइट।
जब वो 15 मीटर ऊपर चली गई है तभी हमें दूसरी बॉल u और इसकी वेलोसिटी जो है u/2 हो चुकी है, तभी हम दूसरी को u/2 से फेंके, तभी तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 15 रहेगा, राइट? तो अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तब तो इजी है, हमें पता चल गया कि हमने बॉल ऊपर फेंकी और 15 मीटर बाद उसकी वेलोसिटी u/2 हो गई. Then it is very easy. V square is equal to u square plus 2as, right? What is V square here? U/2 whole square, right? And is equal to u square plus 2a कितना है? क्योंकि u ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, a नीचे की तरफ है, माइनस g इंटू s. s कितना है? ऊपर की तरफ 15 है, राइट? तो which is u square and this is u square by 4. This becomes minus, this is 10, right? So minus, sorry, 2 10 300, right? Now we can take these terms on the other side and we will get 3/4 u square is equal to 300. Okay, which means u square is equal to 400. Okay, u is equal to 220, right? Negative value we don't have to consider because we know the ball was thrown out. That is already said in the question, right? There is no way it could have been thrown down. So only the positive value is what we are interested in. So we have got the initial velocity of the first ball, right? अब क्वेश्चन पूछे कैलकुलेट द वेलोसिटी with which the balls were thrown. एक 20 से फेंकी तो दूसरी 10 से फेंकी, आधे से फेंकी, तो दोनों आंसर्स मिल गए हमें ये तो. And the exact time interval between the throws. अब time interval कैसे निकालेंगे between the throws? जितना समय उसने 15 मीटर कवर करने में लिया है, राइट? यानी कि हम कौन सा यूज कर सकते हैं? T is equal to V minus U by A. Okay, so V is what? 20, U is 10, A is 10, is equal to 1 meter. Sorry, second. Time निकाला है, right? Time is 1 second. So 1 second के बाद उसको फेंका, which we know is less than 2 seconds, so we have not violated the initial condition. Understood? It's a very good question. देखिए जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं ना, थोड़े से शुरू में कठिनाई आती है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर होंगे. जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, एक कार है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और 3 सेकंड में रुक गई, तो उसका रिटार्डेशन निकाल, राइट? वो तो क्वेश्चंस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कर ही पाएंगे, राइट? तो वो करना, तो अगर किसी को उनमें डाउट आता है तो प्लीज पूछ लीजिए. ठीक है, लेट्स डू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. A man runs across the rooftop of a tall building and jumps horizontally with the hope of landing on the roof of the next building. ठीक है, तो थोड़ा कलाबाज आदमी है, इसने क्या किया कि
he jumps from here. Okay, which is of the lower height, the second one. His speed is 9 meter per second. Okay, the distance between the two buildings is 10 meter. Okay, दूसरी building इससे थोड़ी नीची है. Let's draw it like this, and the distance is 10 meter. And the height difference is 9 meter. This is 9 meter. Will he be able to land on the next building? Okay, क्या वो जब ऐसे, वो कैसे आएगा यहाँ? एकदम ऐसे तो आएगा नहीं, वो ऐसे आएगा उड़ता हुआ. तो हमें ये देखना है वो इसके ऊपर लैंड कर पाएगा या नहीं. How will we do a question like this? क्योंकि यहाँ पे अब हमें एक कठिनाई दिखाई दे रही है कि हम तो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं. अब ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो ऐसे आ रहा है मुड़े हुए रास्ते से. तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व? ऐसा क्या ट्रिक हम लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें स्ट्रेट लाइन मोशन की नॉलेज से? पहले टाइम निकालेंगे. हाँ, कैसे निकालेंगे टाइम? बिल्कुल सही, कैसे निकालेंगे? लेकिन देखिए, अब हमें ना इस मोशन को समझने के लिए दो चीजें करनी. वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है उसमें, राइट? एक बार उसने जमीन छोड़ दी तो वो ताकत भी नहीं लगा सकता, राइट? तो वो बिना एक्सेलरेशन के जा रहा है. रेजिस्टेंस और एयर ड्रैग वो हम कभी भी मानते नहीं है, ठीक है? अब वो नीचे की तरफ भी गिर रहा है उसी समय, नीचे की तरफ रेंज भी तो लगा सकते हैं. हाँ, रेंज ऑफ व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन. यस सर. हाँ, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, मैं उस चीज को अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो नीचे भी गिरेगा, नीचे वो फ्री फॉल करेगा, राइट? तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि हम ये देखेंगे कि वो 9 मीटर्स तक गिरने में कितना समय लेता है, और फिर ये देखेंगे उतने समय में वो कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करता है. अगर वो डिस्टेंस इससे कम है तो वो ऐसे नीचे गिर जाएगा, एम्बुलेंस ले जाएगी उसे, ठीक है? और अगर वो डिस्टेंस उससे ज्यादा है तो वो इस पे आकर रूफ पे गिरेगा, ठीक है ना? तो हम पहले ये देखते हैं वो 9 मीटर कितनी देरी में गिरेगा. कैसे पता चलेगा कितनी देर में 9 मीटर गिरेगा? S is equal to ut plus half at square, राइट? वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है? और s हमें पता है क्या है, 9 मीटर है. हम नेगेटिव नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि सभी कुछ नीचे हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव लेंगे इस डायरेक्शन, राइट? तो 9 पॉजिटिव है नीचे, u is 0 plus half into a which is 10 into t square. Okay, so this becomes 18 by, or I can say 9 by 5, right? 9 by 5 is equal to t square, so t is equal to 3 by root 5. Okay, second. So 3 by root 5 सेकेंड में ये यहाँ इस लेवल पे आ जाएगा.
अब देखते हैं 3/√5 में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो क्या कवर करेगा डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू x is equals to ut. is equal to ut or vt, right? So u कितना है horizontal 9 meter per second into time, which is 3/√5, okay, which is 27/√5. Okay, so which I can write as 27√5/5. Now all we have to do is find if this is bigger than 10 or not. Okay, so what I am going to do is I am going to use a calculator to do this calculation, just to save some time. 27 12.1. into 5. You have done the calculation already? Where is the square? What is the answer? 12.1 meter. You did the calculations or used a calculator? You used a calculator or did the calculation? No, sir. The calculation. अच्छा, मैनुअली किया आपने, वेरी गुड. ओके, सो 12.1 मीटर वो कूदेगा और डिस्टेंस तो था केवल 10 मीटर, तो वो 2 मीटर आगे ही आके गिरेगा. लेट्स अज्यूम कि जो ये बिल्डिंग है ये 2 मीटर से ज्यादा है, राइट? Okay, because that information is not given. So now this, if this building is less than 2 meters, he will fall on the other side of the building. Okay, but when writing the answer, we can say assuming the building B is broader than 2.1 meter, he will land on the building. Okay, so we could solve a two-dimensional problem with just the knowledge of one-dimensional mechanics. Okay, so, मेरे ख्याल से we have come to an end of the time. अब आपका मंडे को तो एग्जाम ही है, right? So all the very best, and we will, I think, meet after your exam, I think, and then we will take it forward. Okay, all the best, do well in your exam. Bye. Thank you, sir.